गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका रसायन विज्ञान की इस क्लास में। और अपनी यूनिट चल रही है थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी, और इसी यूनिट को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं क्रिकहोफ समीकरण के बारे में। एंथैल्पी में ताप के द्वारा होने वाला परिवर्तन जो है वो क्रिकहोफ समीकरण के द्वारा बताया जाता है। होता क्या है क्रिकहोफ समीकरण में बेसिकली, तो मैं बता देता हूं आपको कि क्रिकहोफ समीकरण हमें बताती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो उस रासायनिक अभिक्रिया की जो उष्मा होती है वो रासायनिक अभिक्रिया की उष्मा में ताप की वजह से होने वाला परिवर्तन, उसके बारे में क्रिकहोफ समीकरण बताती है। दो तरीके से होगा। क्या? पहला होगा कि सम आयतनिक प्रक्रम हो, यानी कि जब आयतन स्थिर हो तो क्या परिवर्तन होगा एंथैल्पी पर ताप की वजह से, और उसके बाद में बात करें कि अगर दाब स्थिर हो तो क्या परिवर्तन होगा। दो प्रक्रम है, स्थिर दाबी प्रक्रम और स्थिर आयतनिक प्रक्रम, दोनों पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने क्रिकहोफ समीकरण की। तो क्रिकहोफ समीकरण को शुरुआत करने से पहले अपने मान लेते हैं कि एक समीकरण है, एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। कोई अभिकारक ए है और अभिकारक ए क्या कर रहा है, कन्वर्ट होकर अभिकारक बी में बदल रहा है। यानी कोई भी एक अभिकारक है वो उत्पाद में बदल रहा है। अभिकारक क्या था? ए था, उत्पाद क्या बना है? बी बना है। ठीक है, तो देखिए कि ये एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अगर पूर्ण हो रही होती है या तो उष्मा की आवश्यकता पड़ती है या उष्मा उत्सर्जित होती है रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया की कोई ना कोई उष्मा, कोई ना कोई ऊर्जा, कोई ना कोई एनर्जी होती होगी। तो जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो उस उष्मा में, उस एनर्जी में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आता है। वो परिवर्तन क्या है? उस परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो अभिक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन बोलते हैं उसको। और वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है? अरे सर, परिवर्तन का तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि उत्पाद की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा। अरे सर, उत्पाद तो यहाँ पे बी था, यानी एनर्जी ऑफ बी, उत्पाद, प्रोडक्ट। अरे उत्पाद की ऊर्जा में से अगर आप अभिकारक की ऊर्जा घटा दोगे तो सर अभिक्रिया के दौरान होने वाला आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन अपने पास आ जाएगा। देखिए, डेल ई क्या है? ऊर्जा परिवर्तन। कौन सा? अभिक्रिया का ऊर्जा परिवर्तन। और ई बी क्या है? एनर्जी ऑफ उत्पाद, प्रोडक्ट। और ई ए क्या है? एनर्जी ऑफ अभिकारक। ये ए से बी अभिक्रिया हो रही थी कोई, तो इस बी की एनर्जी में से ए की एनर्जी को मैंने घटा दिया तो टोटल एनर्जी परिवर्तन अपने पास आ जाएगा, ऊर्जा परिवर्तन अपने पास से आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। अरे अपने पास इक्वेशन वन आ गई, डेल ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। अगर मैं स्थिर आयतनिक प्रक्रम की बात करूं, स्थिर आयतनिक प्रक्रम का मतलब है कि वह प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर हो, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। स्थिर आयतनिक परिवर्तन की बात करूं और ताप के सापेक्ष अगर इस समीकरण का मैं कर दूं अवकलन, डिफरेंशिएशन, क्या कर दूं? अवकलन। किसका? इस समीकरण का। किसके सापेक्ष? ताप के सापेक्ष। अरे टी ताप, ताप के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि सर डेल ई अपॉन डी टी, डेल ई बी अपॉन डी टी और माइनस डेल ई अपॉन डी टी। क्योंकि इस वाले इक्वेशन का मैंने कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया है। किसके सापेक्ष? ताप के सापेक्ष किया है। तो सर ये v क्या है? अरे ये v यही तो बता रहा है कि आयतनिक, कौन सा आयतनिक? स्थिर आयतनिक प्रक्रम, यानी कि यहाँ पे v कांस्टेंट है, आयतन कांस्टेंट है। अब अगर हम जानते हैं क्या? अरे जानते हम है कि सर उष्मा धारिता, उष्मा धारिता Cv वो क्या होती है कि सर ताप की वजह से किसी भी प्रक्रम के होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहते हैं? उष्मा धारिता कहते हैं। अरे उष्मा धारिता Cv क्या होता है? डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू Cv। तो क्या लिख सकते हैं कि सर डेल ई अपॉन डी टी वी, अरे डेल ई बी अपॉन डी टी, सर Cv लिख दो, डेल ई अपॉन डेल टी को Cv लिख दो। और बी किस लिए? क्योंकि उष्मा धारिता किसकी? अरे बी की, उत्पाद की। Cv ए यानी अभिकारक की। और इन दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या आएगा? अरे सर अंतर आएगा। किसका अंतर? उष्माधारिता का अंतर। अरे उष्माधारिता के अंतर को क्या लिखेंगे? अरे डेल Cv लिख दो ना, डेल Cv। ये क्या आ गया? उष्माधारिता का अंतर। किसकी उष्माधारिता का? अभिक्रिया की उष्माधारिता में होने वाला अंतर। किसके बराबर आ गया? सर डेल E इज इक्वल टू डेल Cv dt। इस समीकरण का क्या कर दें? अपने समाकलन कर दें। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। अरे इस समीकरण का समाकलन कीजिए रे, क्या होगा कि सर डेल ई यानी डेल ई टू माइनस डेल ई वन dt। अरे Cv उष्माधारिता
कम ताप की बात करूं, कम ताप परास की बात करूं, यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, कम ताप पर सीवी का मान स्थिर रहता है। अरे यानी कि तापमान अगर कम हो, प्रक्रम का ताप कम हो, तो सीवी ऊष्माधारिता का मान लगभग कांस्टेंट रहता है, लगभग स्थिर रहता है। अगर स्थिर है तो ये सीवी क्या आ गया, कांस्टेंट। बच गया क्या, dt। अरे dt का इंटीग्रेशन करेंगे t1 से किस तक है, t2 तक है। dt का समाकलन क्या होता है, t2 माइनस t1। तो क्या लिख दूंगा कि डेल सीवी t2 माइनस t1। ये वाली जो समीकरण आई है, ये समीकरण 3, ये क्रिकहोफ समीकरण है। किसके लिए, स्थिर आयतन के लिए क्रिकहोफ समीकरण। ये क्या बताती है कि सर ये डेल ई का मान बताती है, जो किस पे डिपेंड करता है, T2 और T1। T2 और T1 क्या है, अरे सर तापमान है। किसका तापमान, अभिक्रिया का। तापमान की वजह से होने वाला परिवर्तन किसमें, एनर्जी में। किसके बारे में बता रही है, एनर्जी में, अभिक्रिया उष्मा में। किसके द्वारा, ताप के द्वारा होने वाला परिवर्तन। यही तो बताया था क्रिकहोफ समीकरण। क्या बताती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया उष्मा में होने वाला परिवर्तन किसकी वजह से, ताप की वजह से। अब अगर इसी तरीके से बात करूं मैं कि डेल एच क्या होता है भाई, एंथैल्पी परिवर्तन। वो क्या है, एच बी माइनस एच ए। इसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं, यानी उत्पाद की एंथैल्पी माइनस में अभिकारक की एंथैल्पी, किसके बराबर आ जाएगा, डेल एच, एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर आ जाएगा। अरे स्थिर दाब पर क्रिकहोफ समीकरण, ये वाली समीकरण थी स्थिर आयतन पर, ये वाली समीकरण है स्थिर दाब पर। अरे स्थिर दाब की बात करें तो डी डेल एच डेल सीपी अपॉन dt। अरे यहां पे क्या था, सीवी सॉरी सीवी यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट आयतन। यहाँ पे क्या है, सीपी यानी कि ऊष्माधारिता, लेकिन किस पे, स्थिर दाब पे, प्रेशर पे, डेल H2 माइनस डेल H1। ये कैसे आया, अरे इस 4 नंबर समीकरण का जब क्या किया हमने, समाकलन किया। इस 4 नंबर समीकरण का क्या किया, अरे समाकलन जब किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन, एक तो इक्वेशन नंबर 3 और एक इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 5 समीकरण क्रमशः स्थिर आयतन व स्थिर दाब पर ताप की कम परास के लिए कौन सी समीकरण है, क्रिकहोफ समीकरण है। और क्रिकहोफ समीकरण बताती क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की उष्मा में होने वाला परिवर्तन ताप की वजह से। कौन बताती है, क्रिकहोफ समीकरण ताप की निर्भरता बताती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया उष्मा पर। अब उसके बाद में बात करें, लेकिन यहां पर ये था, दिक्कत ये थी कि सर आप तो कम परास की बात कर रहे हो, कि कोई प्रक्रम ले रहे हैं उसमें ताप का जो परास है वो कम है। जरूरी थोड़ी है सर, ताप तो बढ़ा सकते हैं ना। अरे ताप तो बढ़ा सकते हैं सर, अभिकारक और उत्पाद की ताप में तो बहुत ज्यादा अंतर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ताप अगर बहुत अधिक हो तो सीपी का मान है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उष्माधारिता कांस्टेंट नहीं रहेगी। उष्माधारिता के मान में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन। वो परिवर्तन किसके बराबर होता है, सीपी इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा क्या है, अल्फा बीटा और गामा कांस्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं, यौगिक की प्रकृति पर। अरे कौन सा कंपाउंड, कौन सा यौगिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उस यौगिक की क्या प्रकृति है, उस प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन करता है, अल्फा बीटा और गामा जो कांस्टेंट है वो निर्भर करते हैं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अरे समझ में आया ना, बताइए समझ में आया ना। अरे यहां तक समझ में आया तो ये बताइए मुझे कि डेल सीपी क्या हो जाएगा सर, अल्फा बी माइनस अल्फा ए प्लस बीटा बी माइनस बीटा ए टी और गामा बी माइनस गामा ए टी स्क्वायर। क्योंकि अल्फा बीटा और गामा जो थे वो एक यौगिक की बात है। अब यहाँ पे उत्पाद और अभिकारक दो अलग अलग यौगिक है, दो अलग अलग कंपाउंड है। अलग अलग कंपाउंड के लिए इसको उत्पाद में से अभिकारक को घटा देंगे, अरे इसका सबका मान घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, डेल सीपी उष्माधारिता में होने वाला परिवर्तन किसके बराबर, डेल अल्फा यानी अल्फा में परिवर्तन प्लस डेल बीटा टी प्लस डेल गामा टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अरे समीकरण 4 पे जाइए, एक बार इस वाली समीकरण पे जाइए। यहां पे अगर सीपी का मान, डेल सीपी का मान ये रख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये मान यहां पे रखेंगे, इस वाली समीकरण का समाकलन कर देंगे,
समाकलन करने के बाद ये जो समीकरण है, इस समीकरण को क्या कहते हैं? समाकलित। समाकलित समाकलित क्रिक-होफ समीकरण कहते हैं। समाकलित क्रिक-होफ समीकरण कहते हैं। ये था अपना टॉपिक क्रिक-होफ समीकरण। इसी के साथ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, उष्मागतिकी फर्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री की ये यूनिट अपनी कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, उष्मागतिकी सेकंड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उष्मागतिकी के सेकंड लॉ के बारे में, कार्नोट चक्कर के बारे में, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे की जो क्लासेस है वो चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में इस यूनिट के जो बैक लेक्चर्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू।